नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज़ में हम पॉलिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी मौलिक अधिकार के जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखे। तो लेक्चर को आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो यहाँ पे जानना चाह रहे हैं प्रश्न में कि भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक ऐसा अनुच्छेद है जो नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्राप्त करता है? तो वो है आर्टिकल 16। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं अपने। अनुच्छेद 15 दिया है माफी चाहूँगा, अनुच्छेद 15 तो नहीं हो सकता है क्योंकि अनुच्छेद 15 में क्या है? भेदभाव के बारे में है। ठीक है, कि धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। बी ऑप्शन है अनुच्छेद 16(1) और 16(2). तो 16 में जो है लोक नियोजन के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है। तो बी ऑप्शन सही होगा। फिर भी अपना जो है ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? अनुच्छेद 16(3). 16(3) नहीं होगा, 16(3), 4, 5 ये भी नहीं होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) और 16(2) के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता यानी समान अवसर के प्रावधान किए गए हैं। कौन से अनुच्छेद में? 16(1) और 16(2) में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 23। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, कौन सा जो है समानता के अधिकार के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, ये बोला है। पहला है कानून के समक्ष समानता, ये मौलिक अधिकार में आता है आर्टिकल 14। सामाजिक समानता भी आता है, ठीक है, और अवसर की समानता भी आता है। अवसर की समानता 16 में है और सामाजिक समानता आता है 15 में। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समान संरक्षण की बात की गई है, और अनुच्छेद 15 में लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अर्थात सामाजिक समानता की बात की जा रही है, तो वो अनुच्छेद 15 में आता है। और अवसर की समानता जो है 16 में आता है। लोक नियोजन में अवसर की समानता 16 में आता है। ये तीनों तो मौलिक अधिकार में आते हैं, लेकिन आर्थिक समानता की कोई बात हमारे संविधान में नहीं की गई। ठीक है, तो ये तीनों गलत हो गए। यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं आता है मौलिक अधिकार में। ठीक है, आर्थिक समानता की बात हमारे संविधान में नहीं की गई है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 के तहत अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत और समानता के मौलिक अधिकार में शामिल है, जबकि आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 24। कथन ए, यहाँ पे कथन और कारण दिए हैं, तो पहले कथन देख लेते हैं। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। बिल्कुल, देखिए, जो वर्ग जो है आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, ठीक है, या जनजातीय रूप से पिछड़ा हुआ है, ठीक है, तो उनके लिए जो है कुछ आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे संविधान में सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में समान आधार बनाने के लिए, यानी कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है या जो है अन्य जनजातीय वर्ग है, उनके आधार को ऊपर करने के लिए, यानी सभी लोगों का समान आधार बनाने के लिए
जो है असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, यानी कुछ आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है उनके लिए, जैसे एससी, एसटी और ओबीसी के लिए की गई है, ठीक है। और अभी एक नया वर्ग बना है ईडब्ल्यूएस, ठीक। तो ये जो व्यवस्थाएं की गई हैं, ठीक है, तो ये आधार समान करने के लिए की गई है, ठीक है। तो ये राइट आंसर हुआ, कथन ए सही है। कथन कारण आर की बात करेंगे, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। देखिए, जो समान लोग हैं, मतलब जिनका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र जो है समान है, ठीक है, तो उनके लिए विधि समान होगी और समान रूप से उनके लिए प्रशासित की जाएगी, ठीक है। कारण आर सही है, परंतु जो है, हाँ, ये आर जो है बिल्कुल ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। तो ए सही है किंतु आर गलत है, ये गलत हो जाएगा। ए गलत है किंतु आर सही है। ए तथा आर दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण नहीं, ये गलत है। ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हुआ। आगे देखेंगे, राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोगों अर्थात गरीबों, पिछड़ों, वंचितों आदि के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, अर्थात उनको विशेष सुविधा प्रदान कर सकता है, ठीक है। तो यही कथन हमारा कह रहा था। अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 15(4) के तहत, ठीक है, ध्यान रखेंगे, राज्य द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। हालांकि समान स्तर के लोगों के लिए विधि समान होगी बिल्कुल और समान रूप से प्रशासित की जाएगी, जो कि अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता की बात की गई है। तो जो है कथन आर जो है, ये यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कथन कारण आर की बात की जा रही है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण जो है कथन की सही स्पष्टीकरण करता है। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? ठीक है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम बनाया है, यानी भारतीय न्यायालय को शक्ति किसने दी है? तो ऑब्वियस सी बात है, किसने दी है? संविधान की प्रस्तावना में एक वर्ड है समाजवादी शब्द, ठीक है। तो समाजवादी का मतलब यही होता है कि सभी को समान वेतन मिलना चाहिए, मौलिक अधिकार होगा ये, ठीक है। एक को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, ठीक है, यानी जो अनुच्छेद जो ये समाजवादी शब्द है, इसको अगर आप अनुच्छेद 14 के साथ मिला के पढ़ेंगे तो, या ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, तो इस हिसाब से जो है डी हमारा राइट आंसर होगा। ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना, क्यों? क्योंकि देखिए, समाजवाद शब्द जुड़ा है, उसके साथ अगर आप अनुच्छेद 14 जोड़ेंगे तो उसमें क्या होगा? विधि के समक्ष समता आ जाएगी और अनुच्छेद 16 में क्या होगा? लोक नियोजन में जो है समान अवसर की समानता आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है? दोनों के कार्यों में काम कर सकता है, यानी समान कार्य के लिए भी आ जाएगा और समान वेतन के लिए, ठीक है। तो डी हमारा राइट आंसर होगा। क्या क्या देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 14 एवं 16 को संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39D के प्रकाश 39D ध्यान रखेंगे के प्रकाश में अर्थनिर्मित करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत इन अनुच्छेदों में निष्कर्षणीय है तथा इसको संगत वर्गीकरण अथवा असंगत वर्गीकरण पर आधारित असमान वेतन मानों के मामले में उचित ढंग से लागू किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 14 और 16 ये दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया है, और अनुच्छेद 39D में समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 26, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन के को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? ये फिर से वही क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि जो समाजवाद शब्द है उसको जो है सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति दी गई है कि कौन से अनुच्छेदों को मिलाकर जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार हो, मौलिक अधिकार में के अंतर्गत आए। अगर आप समाजवाद को अनुच्छेद 14 और 16 के साथ जोड़ देंगे
तो ये क्या हो जाएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है और इसमें एक आर्टिकल और जोड़ देंगे 39A, ध्यान रखेंगे। ये हमारा राइट आंसर हुआ। प्रश्न संख्या 27, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? देखिए, अस्पृश्यता या छुआछूत कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17 में बात की गई। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, यानी प्रतिबंध किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, ध्यान रखेंगे, ये दंडनीय अपराध होगा। ठीक है, अस्पृश्यता अगर होती है तो छुआछूत यह दंडनीय अपराध माना जाएगा अनुच्छेद 17 में। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 28, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? फिर से वही आंसर होगा, अनुच्छेद 17। 29, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति? देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 17। फिर से वही अनुच्छेद 17 क्या करता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 31, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन, फिर से वही अनुच्छेद 17। प्रश्न संख्या 32 देखेंगे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के साथ के अंतर्गत मौलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है यानी SC और ST है, उसको कौन से आर्टिकल के साथ मौलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? यानी तीनों अधिकार मिले हैं। कौन से? मौलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। इसके लिए बात की जा रही है SC और ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए बात की जा रही है। तो ये अनुच्छेद 17 में है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता है। ध्यान रखेंगे, क्या है? अस्पृश्यता है। इसमें उनके मौलिक अधिकार, उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों का जो है संरक्षण किया जाता है अनुच्छेद 17 में, छुआछूत वाले मामले में। ठीक है, तो ध्यान देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अभी तक सिंपल सिंपल पूछा उन्होंने छुआछूत या अस्पृश्यता के बारे में, अभी उन्होंने क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया है। ठीक है, तो ये जो समझ जो है विकसित करनी पड़ेगी ताकि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आगे देखेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप से आचरण निषिद्ध घोषित किया गया है। साथ ही अस्पृश्यता से उपजी किसी विधि के अनुसार बस ये दंडनीय अपराध माना गया है। अब अनुच्छेद 17 जो है समता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और स्पृश्यता के निषेध से अछूत समझे जाने वाले, ध्यान रखेंगे, अछूत समझे जाने वाले व्यक्तियों के, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को एक मौलिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? फिर से वही बात की जा रही है कि मूल अधिकारों के कौन सा वर्ग है जो अस्पृश्यता के रूप का जो है विभेदन करता है, संरक्षण करता है? वो कौन सा है? समता का अधिकार है, क्योंकि आर्टिकल 17 किसके अंतर्गत आता है? समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, यानी समता के अधिकार के अंतर्गत आता है, क्योंकि समानता का अधिकार आता है 14 से 18 में। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 34, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? जो अस्पृश्यता है उसका निवारण किन उपायों द्वारा किया जा सकता है, ये आपसे पूछा है। तो ऑप्शन में देखेंगे, पहला है कानून बनाकर, बिल्कुल सही है, कानून बनाकर, क्योंकि अनुच्छेद 17 बताता है कि भाई ये दंडनीय अपराध है, तो इस प्रकार कानून बनाया जाएगा इसके लिए। बिल्कुल सही है, शिक्षा की उन्नति कर कर, बिल्कुल, अगर शिक्षा की उन्नति की जाएगी तो ये जो सामाजिक बुराइयां हैं, कुरीतियाँ, ये समाप्त हो जाएंगी। और जन जागरण के द्वारा, बिल्कुल जन लोगों को जागृत करके। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जो है बिल्कुल सही है। नौकरी में प्रवेश दिलाकर, ये एक उचित आंसर नहीं माना जाएगा। तो 1, 2, 3 ये बिल्कुल उपयुक्त आंसर हैं अस्पृश्यता के निवारण के लिए, ये आपका राइट आंसर होगा। भारत में अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा एवं जन जागरण द्वारा किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है।
संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को क्या घोषित किया गया? दंडनीय अपराध घोषित किया गया। ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित दो कथन है जिसमें से एक कथन ए है तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, कथन देख लेते हैं। कथन ए क्या कह रहा है? अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। बिल्कुल सही बात है। जो अस्पृश्यता है वो संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। बिल्कुल सही बात है, कथन हमारा सही है। कारण देख लेते हैं। कारण क्या कह रहा है? अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, कि जो अस्पृश्यता का चलन है वो क्या है? एक धार्मिक स्वीकृति है। ठीक है, तो आर भी सही है और आर जो है ए का बिल्कुल सही स्पष्टीकरण करता है। इस हिसाब से जो हमारा सामाजिक दायरा है उसमें ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ए भी सही है, आर भी सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे। देखिए व्याख्या देखिए। देखिए संरचनात्मक हिंसा से क्या मतलब है? संरचनात्मक हिंसा का मतलब है ऐसी सुनियोजित तरीके से है जिनके जरिए सामाजिक ढांचा किसी समाज में व्यक्तियों की को हानि पहुंचाता है। यानी एक ऐसा सुनियोजित तरीका है संरचनात्मक हिंसा में जो है, जो सामाजिक ढांचा है किसी समाज में व्यक्तियों को हानि पहुंचाता है, इन्हें अवसरों से वंचित करता है। ठीक है, संरचनात्मक हिंसा आमतौर पर जोहन गाल्टो के अनुसार वर्णित एक शब्द है जिसे उन्होंने हिंसा शांति और अनुसंधान नामक लेख में प्रस्तुत किया गया है। तो जो संरचनात्मक हिंसा का जो वर्ड यूज़ किया है वो इन्होंने किया था, जोहन गाल्टो ने किया था। ठीक है, अपनी एक लेख में हिंसा शांति और अनुसंधान में। संरचनात्मक हिंसा के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे प्रजातिवाद, बिल्कुल सही है, नस्लवाद है, कामुकता है, वर्गीकरण है, अस्पृश्यता आदि ऐसे हैं। अस्पृश्यता जिसे आम बोलचाल में छुआछूत भी कहा जाता है, जाति व्यवस्था का एक अत्यंत घृणित पहलू है। धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता एवं अशुद्धता के मिलवाने पर सबसे नीची माने जाने वाली जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक दंडों का विधान करता है और अस्पृश्यता को इसी कारण धार्मिक स्वीकृति भी प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, ये हमारे समाज में देखने को मिलता है जो कि बहुत बुरी बात है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 36। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? ठीक है, तो ये अनुच्छेद दिए गए हैं, कौन सा अलग है? देखिए अनुच्छेद 14, 15 और 16 ये तीनों जो है इसमें आते हैं समानता के, भिन्न वर्ग की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये तीनों जो है किसमें आते हैं? समानता के अधिकार में आते हैं, है ना। लेकिन जो अनुच्छेद 19 है वो किस में आता है? स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। ठीक है, ये स्वतंत्रता के अधिकार में आता है 19। ठीक है, तो क्योंकि 14 से 18 तक तो क्या है? समानता का अधिकार है। फिर 19 से 22 तक क्या है? स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। यहाँ पे स्टार दिया है, देख लेते हैं। फिर भी दिए गए अनुच्छेदों में अनुच्छेद 19 अन्य से भिन्न वर्ग में आता है। बिल्कुल सही बात है, यह स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है। ठीक है, जबकि अन्य तीनों अनुच्छेद 14, 15 और 16 समता के अधिकार का वर्णन करते हैं। एक अन्य दृष्टि से देखें तो अनुच्छेद 15, 16, 19 केवल नागरिकों के लिए है, जबकि अनुच्छेद 14 सभी के लिए उपलब्ध होता है। अगर आप दूसरे लॉजिकल तरीके से देखेंगे तो उनका कहना ये है कि 14 जो है सभी के लिए है, लेकिन 15, 16, 19 केवल नागरिक के लिए है। ठीक है, जो भारत के नागरिक हैं। दोनों ही तरीके से जो है आंसर सही हो सकता है। चलिए प्रश्न संख्या 37 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। जो है 19 से 22 तक जो है क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार की बात की गई है, तो ए राइट हमारा आंसर होगा। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 22 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए, जो अनुच्छेद 20 है उसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में
संरक्षण की बात की गई है और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात की गई है अनुच्छेद 21 में। और 21 कै के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार की बात की गई है, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 कै में क्या है, शिक्षा के अधिकार की बात की गई और अनुच्छेद 22 में क्या है, गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण में प्रदान किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 38। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 19 में यह है भाषण एवं स्वतंत्रता। इसी के अंतर्गत क्या आता है, प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है और समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी आती है और इसी के अंतर्गत क्या आता है, सूचना का अधिकार भी आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, सूचना का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ये बताया हमने, अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है, किंतु अनुच्छेद 1 के अंतर्गत वर्णित वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको निहित किया गया है। यानी कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसको किसके अंतर्गत रखा गया है, वाक स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता को इसके द्वारा, न्यायालय के द्वारा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 40। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो यह अनुच्छेद 19। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, ठीक है, संविधान में प्रेस की आज़ादी की बात नहीं की गई, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है किसमें, अनुच्छेद 19 वन के ए में, ठीक है। ये वाक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है, यानी बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। तो 19 वन ए में जो है प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 42। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य किसके अंतर्गत आता है, ये बोला गया है, फिर से वही 19 वन ए में, ठीक है, इसका विशेष रूप से उपबंध है। प्रश्न संख्या 43 देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ये कहना चाह रहे हैं कि जो अपना निजी भवन है यानी घर है, घर के ऊपर अगर आप राष्ट्रीय झंडे को फहराना चाहते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार होगा। तो ये कौन से मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है, और इसकी व्यवस्था कौन करता है, उच्चतम न्यायालय करता है। इस मौलिक अधिकार की कौन से अनुच्छेद में आता है, तो ये आता है संविधान के अनुच्छेद 19 वन ए में। क्यों आता है, क्योंकि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, ध्यान रखना। आप अपनी अभिव्यक्ति दिखा सकते हैं, अपने देश के प्रति सम्मान दिखा सकते हैं, राष्ट्र के प्रति जो है राष्ट्रीय झंडे को फहराकर अपने घर में, ये ध्यान रखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, इसको समझेंगे, ये आ सकता है आने वाले एग्जाम में, ठीक। आगे देख लेंगे। नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद में दी गई उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अभिव्यक्ति का प्रतीक है। देखिए, अभिव्यक्ति का प्रतीक होता है, ठीक है, और किसके अंतर्गत आता है, 19 वन ए के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 44 की बात करते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? ये कहना चाह रहे हैं जो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 19 से लेकर 22 तक, ठीक है। तो ये कहना, इस प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता किसमें नहीं आती है, किसके अंतर्गत नहीं आती है? तो पहला दिया है ना, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य निभाते हैं। देखिए, बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से आप इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है आपको, ठीक है, है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है या इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी अफसर जो अपना कार्य कर्तव्य निभा रहा है उसका घेराव नहीं कर सकते आप, ये आपको स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, ठीक है, उसमें उसमें नहीं कर सकते हैं। जो मान लीजिए कोई अफसर अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है, आप उसका घेराव नहीं कर सकते हैं, ये जो है इस स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। ये ही हमारा वैसे राइट आंसर होना चाहिए। शांतिपूर्ण इकट्ठा होना ये आता है, ठीक है, तो यहाँ पे पूछा नहीं आता है।
और एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल सही है, ये भी नहीं आता है। इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है, ये भी सही बात है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 ख में है ये, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन कर सकते हैं आप। ठीक है, किसमें? 19 ख की बात की जा रही है। इसमें स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है। साथ ही अनुच्छेद 19(3) में शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्त युक्त निर्बंधन अधिरोपित करने वाली विधि बनाने की राज्य में शक्ति दी गई है। मान लीजिए, देखिए, आप जो है शांतिपूर्ण ढंग से यानी बिना हथियार के जो है शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन कर सकते हैं। इसमें है ये आर्टिकल 19(1) ख में है। लेकिन 19(3) में, अनुच्छेद 19(3) में ये भी जो है व्यवस्था की गई है कि अगर शांतिपूर्ण ढंग से या निरंतर सम्मेलन आप कर रहे हैं, उसमें जो है अगर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में कुछ ऐसी जो है रुकावट आती है, तो जो है राज्य के पास शक्ति है, वो ऐसा कानून बना सकती है इस चीज़ में कि जो है जिससे भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था में जो है बाधा ना आए। तो ये ध्यान रखेंगे। ये किस में है? अनुच्छेद 19(3) में है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? यहाँ पे कह रहे हैं किस आधार के कारण जो है नागरिक की जो विचार और उसकी अभिव्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो अवांछनीय आलोचना के, ठीक है, जो अवांछनीय आलोचना है उसमें नहीं लगा सकते। हाँ, भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका का अपमान हो रहा है तो आप जो है किसी भी नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर लोक व्यवस्था में जो है कुछ बाधा आ रही है या भारत की संप्रभुता की बात आ रही है या फिर न्यायपालिका का अपमान हो रहा है तो जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है विचार अभिव्यक्ति पर, लेकिन अवांछनीय आलोचना पर नहीं। ठीक है, ये जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। देखिए, व्याख्या देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत, ठीक है, नागरिकों के विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों में मित्रतापूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सज्जा के हितों में अथवा अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के उद्दीपन के आधार पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 46, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आती है अनुच्छेद 21 में, यानी जीवन जीने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, स्टूडेंट है। भारतीय गणराज्य के संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, किया जाएगा। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता पे आता है। ठीक है, और अनुच्छेद 20 अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में आता है। अनुच्छेद 22 किस में आता है? गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के संबंध में। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 47, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? इसमें है विधि की सम्यक प्रक्रिया की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 21 में। ठीक है, सम्यक विधि प्रक्रिया की जो बात की गई है वो अनुच्छेद 21 में की गई है। यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जो पदावली की बात की गई है उसी अर्थ में व्यक्त करती है अनुच्छेद 21 में। इस अर्थ में अमेरिकन जो है संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 में क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात की गई है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 48, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, विदेश यात्रा किस में आती है? जीवन जीने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है, तो ये अनुच्छेद 21 में आएगा। ध्यान रखेंगे, विदेश यात्रा या देखिए, अगर विदेश यात्रा बोले या अपना जीवन साथी चुनने की आज़ादी हो, ठीक है, जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता की बात की जाएगी, तो भी किस में आता है? अनुच्छेद 21 में आता है। ठीक है, विदेश यात्रा 21 में आ रहा है। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामलों में यह अभी निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण का अर्थात इच्छानुसार कभी तक कहीं भी जाने का अधिकार होता है। ठीक है, जिसमें विदेशी भ्रमण भी शामिल है। ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता। प्रश्न संख्या 49 की बात करेंगे। निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी? यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किन्हें मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। देख लेंगे। पहला दिया है आवास का अधिकार। बिल्कुल, आवास का अधिकार है। ठीक है, ये मौलिक अधिकार है। विदेश यात्रा का अधिकार भी मौलिक अधिकार में आता है 21 में। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार आता है। बिल्कुल सही है। जो है समाजवाद के साथ जो है आप समाजवाद के साथ जो प्रस्तावना में लिखा गया है समाजवाद, उसको अगर 14 और 16 के साथ मिला के पढ़ेंगे, अनुच्छेद 14 और 16 के साथ मिला के पढ़ेंगे, तो वहाँ वो किसकी व्याख्या करता है? समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार की बात करता है। तो तीनों ही मौलिक अधिकार हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो डी हमारा राइट आंसर होगा, 1 2 3। आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है व्याख्या में? चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1995 में वाद में दिए गए निर्णय के अनुसार आश्रय का अधिकार किस में आता है? अनुच्छेद 21 में आता है। ठीक है, यानी आवास का जो अधिकार आता है, आश्रय का, आप कहीं भी जो है बस सकते हैं, रह सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, तो ये जीवन जीने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अब न्यायालय के अनुसार इसमें वह घर शामिल है जहाँ वह गरिमापूर्ण जीवन जी सके। ठीक है, तो न्यायालय के अनुसार वह ऐसा घर जहाँ वो इज्जत के साथ जी सके, गरिमापूर्ण जीवन जी सके। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली और मेनका गांधी बनाम भारत संघ में निर्णयों के अनुसार विदेश यात्रा का अधिकार किस में आता है? अनुच्छेद 21 में आता है। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन यद्यपि अनुच्छेद 39 घ में आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, घ के तहत राज्य के निषेध तत्वों का भाग है, तथापि किसका भाग है? वैसे 39 घ राज्य के नीति निषेध तत्वों का भाग है, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन। तथापि रणधीर सिंह बनाम भारत संघ बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39 घ के आलोक में अनुच्छेद 14 और 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। ठीक है, वही अगर प्रस्तावना के समाजवाद के साथ अगर आप 14 और 16 को पढ़ेंगे, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्याख्या होगी, या फिर अगर आप 39 घ के साथ अनुच्छेद 14 16 को पढ़ोगे तो क्या आएगा? समान कार्य के लिए समान वेतन की जो है व्याख्या होगी। वो ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी कई प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों में समान कार्य के लिए समान वेतन को उपयुक्त उपबंधों के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित या निगमित मौलिक अधिकार माना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 50 की बात करते हैं। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 वन डी के को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? ठीक है, ये कह रहे हैं कि कौन सा अधिकार ऐसा है कि जिसको हम 19 वन डी के साथ मिलाएं और 21 के साथ मिलाएं, यानी कि अगर 19 वन डी को प्लस 21 को, इन दोनों जो है अनुच्छेदों को एक साथ पढ़ते हैं, तो किस मौलिक अधिकार की बात की जाएगी? ठीक है, विदेश यात्रा का अधिकार तो 21 में आता है, सिंपल सिंपल। शरण पाने का अधिकार भी जो है 21 में आता है, सिंपल सिंपल। शरण यानी आवास की बात की जा रही है। लेकिन एकांतता के अधिकार की बात की जा रही है। ठीक है, एकांतता के अधिकार की बात की जा रही है, तो ये एकांतता का अधिकार किस में आता है? 19 वन डी से अगर आप 21 को जोड़ेंगे, यानी जीवन की स्वतंत्रता के बारे में, तो ये एकांत का अधिकार की बात की जाएगी। तो सी राइट आंसर होगा। सूचना प्राप्त करने का अधिकार किस में आता है? ये तो 19 में आता है। आगे देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं।
देखिए, इन चारों में से किसी भी अधिकार का उल्लेख अलग से अथवा ये व्याख्या 50 की ही है, देखेंगे। ठीक है, हाँ। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इन चारों में से किसी भी अधिकार का उल्लेख अलग से अथवा स्पष्टतः मूल अधिकारों में से नहीं हुआ है। जो जितने भी 4 दिए गए हैं, जो अभी हमने देखे, ठीक है? कौन-कौन से? ये विदेश यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का। ठीक? तो व्याख्या में ये कहा जा रहा है कि मूल अधिकारों में से नहीं हुआ है इसका। अलग से अथवा स्पष्टता मूल अधिकारों में नहीं कहा गया है, किंतु उच्चतम न्यायालय ने अपने सृजनात्मक निर्वचन द्वारा इन 4 अधिकारों को मूल अधिकारों के अंतर्निहित माना है। ठीक है? लेकिन उच्चतम न्यायालय ने क्या माना है? अगर इन चारों अधिकारों को एक सृजनात्मक निर्वचन की तरह देखेंगे, यानी कि मिलाकर देखेंगे, तो आपको इसको मूल अधिकार के अंतर्गत जो है माना जाएगा। और विशेषकर अनुच्छेद 21 जो है, वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार के अंदर इन चारों अधिकारों को भी विभिन्न निर्णय के द्वारा शामिल माना गया है। आगे देखेंगे, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्यवाद तथा मलक सिंह अन्य बनाम पंजाब हरियाणावाद आदि में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार है। यानी 19(1)(d) में क्या है, आप पूरे भारत में कहीं भी स्वतंत्र तरीके से घूम सकते हैं। तो अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार से मिलाकर पढ़ने पर क्या निकलता है, एकांतता यानी निजता, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी की बात आती है। ठीक है, ये ध्यान रखें, निजता के अधिकार की बात आती है। अगर आप 19(1) को, आप ये कह रहे हैं, अगर 19(1)(d) को अगर आप 21 के साथ जोड़ देंगे तो किसके अधिकार की बात आती है, निजता के अधिकार की बात आती है। क्यों? क्योंकि 19(1)(d) में क्या है, आप भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, और 21 में क्या है, जीवन की स्वतंत्रता है। तो प्राइवेसी की स्वतंत्रता की बात की जा रही है इसमें। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी। आगे देख लेते हैं, जस्टिस के एस पुट्टास्वामी बनाम संघवाद में अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने 9 सदस्यीय संविधान पीठ में निजता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी के संविधान को अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित तथा संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं को भाग मानते हुए इसे स्पष्टता संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया था। जो राइट टू प्राइवेसी है, जो है, ये जो एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद जो मामला था, उसमें इन्होंने क्लियर कहा है कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो किसके अंतर्गत आ रहा है, 21 के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, उसको संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने की बात की गई, राइट टू प्राइवेसी या निजता के अधिकार को। उच्चतम न्यायालय ने विकल्पों में दिए गए उपयुक्त चार अधिकारों के अतिरिक्त अन्य अनेक अधिकारों को भी अपने विभिन्न निर्णयों में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माना है। देखिए, अब कौन कौन सी चीज़ें जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आती हैं, ये देख लेंगे। जो कुछ इस प्रकार है, क्योंकि हो सकता है आने वाले एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन बन जाए कि कौन सा जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। ठीक है, देख लेंगे कौन कौन से हैं एक बार। तो देखिए, अच्छे पर्यावरण का अधिकार। ठीक है, तो अच्छे पर्यावरण का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आएगा, आर्टिकल 21। शीघ्र विचारण का अधिकार है, बिल्कुल सही है। विचारण का अधिकार जो है कहीं से इसके अंदर, विधिक सहायता का अधिकार यानी जो कानूनी सहायता उसका अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, बिल्कुल, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार यानी ये भी किसके अंतर्गत आता है, 21 के अंतर्गत। पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, ये भी जीवन की स्वतंत्रता को भंग करता है, ये भी 21 के अंतर्गत आता है। फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, बिल्कुल, अगर फांसी में विलंब हो रहा है, कि बहुत महत्वपूर्ण है ये पूछा जा सकता है कि फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार जो है किस किस के अंतर्गत आता है। तो फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार जो है ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, जो कि क्या है, जीवन के अधिकार की बात की जा रही है। ठीक है, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, देखिए, मान लीजिए अभिरक्षा हो रही है, उसमें हिंसा के विरुद्ध जो है अधिकार भी किसके अंतर्गत आता है, 21 के अंतर्गत आता है। पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार जो है इसके अंतर्गत आता है। अच्छी सड़कों का अधिकार 21 के अंतर्गत आता है। प्रतिष्ठा का अधिकार है ना, सम्मान का अधिकार 21 के अंतर्गत आता है। एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता देना, ये भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पूछा जा सकता है ये, ठीक है, घुमा फिरा के, कि एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता देना, ये उसके जो है जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो चिकित्सक है।
ठीक है, यानी कि वो डॉक्टर है। तो ये आर्टिकल 21 में है। कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, ये भी किस में आएगा? आर्टिकल 21 में आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये भी। तो एक बार और देख लेते हैं, मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अच्छे पर्यावरण का अधिकार, शीघ्र विचारण का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, अभिरक्षा के हिंसा के विरुद्ध अधिकार। देखिए, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देने का अधिकार, और कार्यस्थल पर महिलाओं को के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? 21 के अंतर्गत आता है। ये ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज जो है क्लास यहीं पे रखते हैं। आज हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो देखे, आशा करता हूँ मेरा प्रयास सफल रहा होगा। धन्यवाद।